अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 17 जुलाई 2025 और जुमेरात के दिन की दोपहर है। बहुत खूबसूरत दिन है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में, मशरक़ वस्ती में और नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। आप कह सकते हैं कि अब 18 जुलाई 2025 का आगाज़ जो है उसकी शुरुआत है। मेरे सामने बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे नज़दीक और आप में से बहुत से लोगों के लिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि क्या अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सितंबर के महीने में, अब से 2 महीने में, क्या पाकिस्तान का एक ऑफिशियल विज़िट कर सकेंगे, जब वो हिंदुस्तान में क्वाड के समिट के लिए, जो अमेरिका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान के दरमियान में एक पैक्ट है बेसिकली चाइना को कंटेन करने के लिए, उसके समिट मीटिंग के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे, तो क्या फिर वो पाकिस्तान का ऑफिशियल विज़िट भी उसके साथ कर सकेंगे। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी एजाज़ सैयद साहब ने, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वेस्टर्न सर्कल्स में भी बड़े नोन हैं, उन्होंने जियो न्यूज़ के ऊपर इस किस्म का एक इंकशाफ और इस किस्म की खबर दी। लेकिन उनकी खबर आने के चंद घंटे के अंदर वाइट हाउस ने वाशिंगटन से इसकी तरदीद कर दी। तरदीद उन्होंने सेंस में नहीं की कि ये विज़िट हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इस किस्म के किसी विज़िट और स्केड्यूल की कोई इतला जो है वो अभी उनके पास जो है वो नहीं है। इसी किस्म की बात जो है वो अमेरिकन एम्बेसी ने इस्लामाबाद से भी की, और सबसे बढ़ के ये है कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन है, शफकत अली खान मेरा ख्याल है उनका नाम है, उन्होंने भी कहा कि फ़ॉरेन ऑफिस के पास अभी इस किस्म की कोई खबर नहीं है, ये कोई कंफर्म बात जो है नहीं। और पाकिस्तानी अखबारात ने उसकी तरदीद कर दी, अमेरिका में भी ज़राए ने उसकी तरदीद कर दी। सोशल मीडिया ने उसके ऊपर बड़ा शदीद रिएक्ट किया। पहले उन्होंने रिपोर्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी एजाज़ सैयद साहब की। लेकिन ईंट से ईंट उन्होंने ज़रूर बजा दी, और एजाज़ सैयद से ज़ाती इख्तिलाफ़ात भी लोगों के हो सकते हैं, लेकिन एजाज़ सैयद की खबर टोटली तौर पे रिफ्यूट या रिजेक्ट नहीं होती। अभी तक जो चीज़ गलत साबित हुई है वो ये है कि जो डेट्स दे दी एजाज़ सैयद ने गालिबन सितंबर की, उन दिनों में ऑफिशियल विज़िट होगा डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया का। ये डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकन सदर हैं, बहुत अरसे के बाद ये शायद पहले ही अमेरिकी सदर हैं तारीख़ में जिन्हें बरतानिया के बकिंगम पैलेस या वहाँ के किंग से उनकी दूसरी मुलाकात हो सकेगी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन दिनों में उनका एक ऑफिशियल विज़िट जो है वो बरतानिया का है। पूरा बरतानिया जो है वो उस हवाले से अलर्ट होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनका ऑफिशियल विज़िट पाकिस्तान का नहीं हो सकता। और जो इसको कंफर्म नहीं किया वाइट हाउस ने या अमेरिकन एम्बेसी ने या पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने, उसकी इसी हद तक अहमियत है कि इनके पास अभी इसकी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन या स्केड्यूल नहीं है। एजाज़ सैयद की जो खबर है, एजाज़ सैयद का मुझे जब भी ख्याल आता है उनका, तो मुझे एक बहुत ही शरारती किस्म का इंसान या जर्नलिस्ट मेरे जहन में आता है। बिकॉज वो जो उनकी वीडियो थी मिर्ज़ा असलम बेग के साथ, फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान मिर्ज़ा असलम बेग को जो उन्होंने कहीं रास्ते में पकड़ लिया था सरे राह बाज़ार और उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए थे, वो वीडियो जो है वो, मैं जब भी एजाज़ सैयद का मैं कहीं जिक्र आता है तो मेरे जहन में एजाज़ सैयद की वो वाली जो हरकत है ना, वो जो उनका चैलेंज था, बहुत वैसे वो बोल्ड हरकत थी, वो मुझे इससे कहते बहुत ज़्यादा याद आती है। दिस इज़ हाउ आई रिमेंबर एजाज़ सैयद। सो एजाज़ सैयद की जो खबर है वो असल में क्या इंडिकेट करती है? वो ये इंडिकेट करती है कि किसी न किसी लेवल में, वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि देयर इज़ नेवर स्मोक विदाउट फायर समवेयर, किसी न किसी लेवल में पाकिस्तान के अंदर ये ख्वाहिश पाई जाती है, वहाँ ऐसी बातचीत हो रही है या कोशिश की जा रही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के दौरे पे आएंगे क्वाड के लिए, तो उन्हें परसुएड किया जाए कि वो पाकिस्तान का भी एक विज़िट करें। ऐसा विज़िट जो है वो चंद घंटों का भी हो सकता है, जैसा कि बिल क्लिंटन ने मार्च 2000 में किया था और पाकिस्तान को 5 घंटे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के ऊपर बैठ के उन्होंने इंसानी हकूक़ के ऊपर दहशतगर्दी पे लेक्चर दिया था। और ऐसा जो विज़िट है वो एक रात का स्टे भी हो सकता है, जैसा कि जॉर्ज बुश सेकंड ने 2006 की मार्च में, उन्होंने इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जब वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश आए, तो उन्होंने इससे कहते हैं अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के विज़िट में आए थे। बिल क्लिंटन जो हैं वो हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के विज़िट पे आए थे इन 2000। तो जिस तरह से प्रेसिडेंट बुश जो हैं वो एक रात को इस्लामाबाद में ठहर गए थे, हालांकि बहुत उस वक्त इस्लामाबाद में जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ स्ट्राइक्स हो रही थी, प्रोटेस्ट थी, बहुत ज़्यादा वार्निंग थी, इवन अमेरिकन सदर के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जुलूस निकले। लेकिन सदर बुश जो हैं वो जनरल मुशर्रफ को समझते थे कि जनरल मुशर्रफ बहुत दलेर हैं, करेजियस हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान और 9/11 के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, वो उन्हें इस ट्रिप से रिवॉर्ड करना चाहते थे। तो अभी भी ऐसी सूरत हाल है कि अपेरेंटली ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर से बहुत खुश हैं, या उनको जनरल आसिम मुनीर से कुछ चाहिए। और इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स मेरे सामने, मैं ये पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। अब देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप की
ट्रेड डील हो जाती है, जो एक्सपेक्टेड है कि अगले चंद दिनों चंद हफ्तों में हिंदुस्तान के साथ उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील हो जाएगा। पहले तो ये है कि क्या वो क्वाड के समिट में आते भी हैं कि नहीं आते, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उनकी हिंदुस्तान के साथ ऑप्टिक्स में इंप्रूवमेंट होगी, जो अनएक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी, कोई वजह नहीं है कि ना हो। डोनाल्ड ट्रंप का तरीका यही है कि पहले बहुत ब्लस्टर करो, शोर मचाओ, उसके बाद डील कट कर लो, तो वो फिर सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में, लेकिन ऑल प्रोबेबिलिटी सितंबर में क्वाड का जो समिट है उसके लिए वो हिंदुस्तान आएंगे। उस स्टेज के ऊपर उनका पाकिस्तान का एक विजिट जो है वो बन सकता है चंद घंटों का या एक रात का। अब ज़हन में ये बात रखनी बहुत ज़रूरी है कि 1990 की दिहाई से, डेकेड से हिंदुस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उसने तमाम मगरबी ममालिक में, अमेरिका पे, बरतानिया पे, यूरोपियन यूनियन पे, जर्मनी, फ्रांस, सबके ऊपर ये ज़ोर दिया और कि जब आप हिंदुस्तान के लिए आते हैं तो आप सिर्फ हिंदुस्तान के लिए आएँ, इसे रीजनल ट्रिप बना के ना आएँ, बिकॉज हम एक मेजर स्टेक होल्डर हैं। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान के खाते में उनके इक्वल नहीं हैं। और उनकी जो ये एक डिप्लोमेटिक ब्लैकमेल है, इसने बड़ा वर्क किया है, क्योंकि इससे पहले जो रवायत थी 1950 की दिहाई से लेके 1990 तक, वो ये थी कि जितने भी टॉप इंटरनेशनल डिग्निटरीज़ या हेड ऑफ़ द स्टेट्स होते हैं, जब वो इस रीजन की तरफ आते हैं तो वो चाहते हैं कि उसी एक ट्रिप में 3-4 दिन में, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस रीजन की तरफ आते ही दिन उनको 24 घंटे का ट्रिप पड़ जाता है, 24 घंटा आना, 24 घंटा जाना, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डिसीजन मेकर्स हैं ये बहुत मसरूफ़ होते हैं और उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि 3-4 दिन में आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तो अब खैर किसी ने जाना नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को आप उसी में भुगता दें और उसको फारिग कर दें, मतलब क्योंकि, लेकिन हिंदुस्तान ने इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया। अब पहली रेजिस्टेंस जो होगी इस स्टेज में कि हिंदुस्तान का ज़ाहिर है ये प्रेशर होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में स्टॉप ना करें और पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस जो है वो ना दें। तमाम इसमें ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए कोई स्वीटनर क्रिएट करें, डोनाल्ड ट्रंप की टीम कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट करे, तो वो डोनाल्ड हिंदुस्तानी जो है वो इस ट्रिप को, पाकिस्तान के स्टॉप को वेलकम भी कर सकते हैं। जहन में ये रखना भी बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप की हर जगह उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी पाकिस्तान से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, हिंदुस्तान से उनकी ट्रेड डील की एक्सपेक्टेशंस हैं, चाइना के ख़िलाफ़ उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, और इंडिया पाकिस्तान से वो एक पीस डील एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे। उसकी वजह क्या है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है इसको समझना कि इस साल जून 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 79 ईयर्स हो गई है। अब इसको पता नहीं 79 कहते हैं, क्या कहते हैं, 79-80 मेरा ख्याल है, 79, अगर माफ़ कर दीजिएगा मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन 79 उनकी उम्र हो गई है। जून 1946 की उनकी पैदाइश है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फ़ौरन बाद उनकी पैदाइश बन थी, तो 79 ईयर्स की उनकी उम्र है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त प्रिंसिपली तौर पे अपनी लेगेसी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं, मतलब उन्होंने ज़िंदगी को बड़ा एंजॉय किया, बड़ा पैसा कमाया, कंपनियां बनाई, मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, दुनिया की मतलब खूबसूरत 3 ख़वातीन के साथ उन्होंने अफेयर लड़ाए, शादियां कर ली, 3 कामयाब बच्चे पैदा कर लिए, दूसरी दफ़ा अमेरिका की, पहली दफ़ा अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए अनएक्सपेक्टेड तरीके से, फिर दूसरी दफ़ा तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था, ये उन्होंने तारीख रकम की। इससे पहले सिर्फ एक दफ़ा अमेरिका की 200 बरस से ज़्यादा की तारीख में एक ऐसा सदर गुजरा है जो इलेक्शन हारने के 4 बरस के बाद दोबारा सदर 19वीं सदी में इलेक्ट हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक हिस्ट्री भी, तारीख रकम की है उन्होंने, तो ये एक इंतहाई सक्सेसफुल तौर पर अपने आप को देखते हैं। अब वो चाहते हैं कि उनकी लेगेसी हो कि उन्होंने दुनिया के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिले पीस का, जिस वजह से वो अब्राहमिक अकॉर्ड को भी पुश करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के में एक सेटलमेंट को, एक पीस को भी पुश करना चाहते हैं। वो उनका बड़ा ऑब्वियस है कि वो चाहते हैं कि कश्मीर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक सेटलमेंट हो, ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में हैंडशेक जो है वो कर लें। अब कश्मीर की जो सेटलमेंट है वो ज़ाहिर है हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की जो है वो सिर्फ एक बुनियाद पे हो सकती है कि हिंदुस्तान ये चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर और GB को फॉर्मल पाकिस्तान के सूबों के तौर पे एक्सेप्ट कर ले, 1948 के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं उन पे बात करना बंद कर दे, और जो स्टेटस को हिंदुस्तान ने अचीव कर लिया है विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसे जो है पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा एक ऑलरेडी कोशिश की जा रही है कि जम्मू और कश्मीर को दोबारा एक स्टेट का, जैसे यूनियन टेरिटरी में डिमोट कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था, उसको एक बार फिर एक रियासत का दर्जा मिले, बिकॉज इससे पहले कभी किसी रियासत को वैसे भी यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट नहीं किया गया, यूनियन टेरिटरीज़ को ऊपर लाया गया। तो ये भी एक स्वीटनर जो है इसी टूर में हो सकता है, जिसको पाकिस्तान में ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि हिंदुस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को एक रियासत का दर्जा दे दिया है, पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लिया है, ये चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है
वो इसराइल में, जैसे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी इस पर खासी रजामंदी कर चुकी है, वो चाहेंगे कि इसराइल के हवाले से वो भी मूव करना चाहते हैं फॉरवर्ड। अच्छा, अब पाकिस्तान की, अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की इस किस्म की ज़रूरियात हैं, हिंदुस्तान की ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो पाकिस्तान के रजीम की भी प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट यह है कि उनको हर वक्त ही इंटरनेशनल अप्रूवल, एफर्मेशन और लेजिटिमेसी चाहिए, बिकॉज शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम एक खालिस्तान इलेजिटिमेट रजीम है जिसने पाकिस्तान की अदालतों को ख़त्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया, पॉलिटिकल प्रोसेस को ख़त्म कर दिया, मीडिया को उन्होंने रेस्ट्रेन किया हुआ है, सिविल सोसाइटी को रेस्ट्रेन किया हुआ है, तमाम इंसानी हकूक़ की वो खिलाफवर्जी कर रहे हैं, और जो हुकूमत उन्होंने बैठाई हुई है उनके पास आवाम की कोई तायद या मैंडेट जो है वो नहीं है। तो इसको वो बैलेंस आउट करते हैं बाय कंटिन्यूस इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। वो उनकी बहुत सिर की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के लिए अगर उनको इसराइल को रिकगनाइज़ करना है वो उसको भी रिकगनाइज़ कर सकते हैं। और कश्मीर पे भी जितना पाकिस्तान में शोर बचता है गुज़श्ता 20-25 बरस में, ये जितनी भी इंडिया की कश्मीर लॉबी है, इसे दर हकीकत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट GHQ ही इसे कंट्रोल करते हैं। जब एक दफ़ा उनको अपनी कोई चीज़ मिलेगी तो उन्होंने फैसला ये करना है कि क्या हमने इस लॉबी को चुप करवाना है। तो जिस तरह से इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के ऊपर बात करने वाले लोग जो हैं अब खाखा ही कहीं नज़र आते हैं, इसी तरह देखेंगे कि कश्मीर पर भी एक एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी, बल्कि इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा कि कौम के और पाकिस्तान के वसी तर मफाद में मुस्तकबिल को इम्प्रूव करने के लिए, इकनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए बड़ा ज़रूरी था। और ये अच्छा, अब ट्रंप की जो ये भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, खाली यही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है अगर वो आएंगे पाकिस्तान, और उनके डोनाल्ड ट्रंप के आगे पीछे राइट लेफ़्ट पे हर किस्म के एडवाइज़र, हर किस्म के लोग मौजूद हैं, वो ये भी चाहेंगे कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन और वहाँ पे जो सियासी सूरत हाल है वो इम्प्रूव हो। और उसमें एक शर्त ये भी होगी, उसकी सबसे बड़ा, जो उसका सबसे सिम्बॉलिक जो उसका एक मज़हर हो सकती है चीज़, सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है, वो ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान, जिनको 5 अगस्त 2025 को 2 बरस जो हैं वो पूरे हो जाएंगे, उनको भी रिहाई मिले किसी टर्म्स एंड कंडीशन में। अब ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगली जो मैं डेवलपमेंट का जिक्र करने लगा हूँ वो इसी से रिलेटेड है। शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम भी डेस्परेटली ये चाहते हैं कि उनकी इमरान खान के साथ एक डील हो जाए। असल इशू है कि डील की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी। शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम भी चाहते हैं कि इमरान खान ये तस्लीम कर लें कि जो सेटअप बिठाया गया है, जिसमें 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात जिस तरह से लूटे गए हैं, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम की गई है, जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर ने अपना टेन्योर बढ़ा के 5 साल कर लिया है और गुंजाइश रखी है मज़ीद 5 साल की, इन तमाम चीज़ों को इमरान खान एक्सेप्ट कर लें और या इसके ऊपर बोलना बंद कर दें। सियासी एतबार से वो इमरान खान जिसने कैदोबंद की सोबतें काटी हैं, जिसने ये सारी स्ट्रगल की है गुज़श्ता 2 बरस कुछ महीनों में, उसके लिए इन टर्म्स एंड कंडीशन को मानना जो है वो ज़हर कातिल है, वो बहुत मुश्किल है इमरान खान के लिए। इसीलिए कोई डील जो है यहाँ पे नहीं हो रही। अभी जो लेटेस्ट सब चीज़ देखते हैं कि आप देखते हैं कि अखबारों में हेडलाइन लगाई गई है कि बुशरा मानिका के साहिबजादे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया बिकॉज उसने एक अपने मुलाजिम के ऊपर फायर किया था, शूट किया था। इसको भी आप इसी प्रेशर टेक्टिक के एक कड़ी और एक उसकी उस सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर देख सकते हैं। और इसमें आप देखें कि अखबारों में खबर लगवाई गई है कि बुशरा बीबी का बेटा जो है, उसका पता नहीं क्या नाम है बेचारे का, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बिकॉज बेड शीट्स चेंज करने के ऊपर उसको बहुत गुस्सा आया मुलाजिम के ऊपर। उसने कहा कैसे तुमने चेंज कर दी हैं। उसने उसकी टांग में गोली मार दी, गोली उसको छीलती भी निकल गई, फिर वो उसको हस्पताल में भेजा गया है और उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। असल में पाकिस्तान के कल्चर, दुनिया के हर कल्चर में, अनलेस के मतलब एक बाप पता ही ना हो किसी का या शुरू से छोड़ के चला गया हो, लेकिन फिर भी अमेरिका में भी यही है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी छपती है तो बाप का नाम लिखा रहता है, हालांकि बाप ना भी हो, 20 साल से छोड़ के चला गया। इस केस में तो रहता ही बाप अपने बेटे के साथ ही है। तो जो कन्वेंशन भी है और जो लॉ भी है, ये स्टोरी ये होनी चाहिए थी कि खावर मानिका के बेटे को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बिकॉज उसने किसी के ऊपर गोली चलाई। उसमें बुशरा मानिका का कोई जिक्र बनता नहीं था। अब ये क्लियर नहीं है कि डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट जिसने स्टोरी लिखी है उसने ज़ाती तौर पे समझा कि मैं इसमें अगर बुशरा मानिका डाल दूं तो ये एंगल क्लियर हो जाएगा, स्टोरी भी सेंसेशनल हो जाएगी और ज़ाहिर है उसकी एक पॉलिटिकल रेलेवेंस भी उसके जहन में बन सकती है। या ये कि ऊपर से हुक्म आया कर्नल साहब की तरफ से, जो डॉन के, मैंने सुना था बहुत पहले कि डॉन के ऊपर के दफ्तर में भी एक ज़माने में कर्नल साहब बैठे हुए थे, पता नहीं अभी भी बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए। तो मतलब ऊपर से हुक्म आया, ये डॉन की अपनी एक उनकी रिपोर्टर की थिंकिंग थी या उनके डेस्क पे जो सब एडिटर होता है उसकी ये थिंकिंग थी। असल में जो चीज़ है वो ये कि खाबर मानिका के ये साहिबजादे हैं। लेकिन ये इधर बात ख़त्म नहीं होती, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। जब इद्दत का केस में खाबर मानिका ने बुशरा और इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी थी तो उससे चंद हफ्ते या चंद दिन पहले भी उनके साहिबजादे पे केसेस बनाए गए थे, शायद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था या उठा लिया गया था। और खाबर मानिका जिस किस्म के एक जहन के रवायती किस्म के शख्स हैं तो उसके लिए बेटा अपना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़ाहिर है कि वो खौफ और वो तलवार उनके सर के ऊपर लटक रही थी। इसी तरह ज़ाहिर है कि माँ के लिए भी अपना बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त आप ये देखें कि ये शूटिंग इंसिडेंट, अच्छा हमें ये भी नहीं पता कि शूटिंग इंसिडेंट जिस तरह से रिपोर्ट हुआ है
क्योंकि वैसे तो अखबारों में चीज़ छपी है तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान में डिसइंफॉर्मेशन है, हर किस्म के मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे रियासत के इदारों को कंट्रोल हासिल है, वहाँ कभी सच सामने नहीं आता। तो ये भी हमें नहीं पता कि जिस तरह से ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है, ये वाक़या इसी किस्म का है आखिर, मतलब या ये जो है कि इसके अंदर भी कोई कहानी जो है वो जोड़ी गई है, बिकॉज इसकी टाइमिंग में भी एक एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं देखा कि इन्हीं पिछले 72 घंटों में 15 जुलाई 2025 को इमरान खान की अडयाला जेल में जब अपने वकला के साथ और अपनी फैमिली के लोगों के साथ मुलाकात हुई, तो एक बार फिर उन्होंने ये ऑब्वियस कर दिया, उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि उनकी अहलिया, द फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान बुशरा बीबी जो है वो उनके लिए कितनी अहम है और कितने वो उनके बारे में जज्बाती और इमोशनल हैं। जब उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी को जनरल आसिम मुनीर ने पैगाम भिजवाया था जुल्फ़ी बुखारी के थ्रू, और जुल्फ़ी बुखारी अमेरिका में थे, उन्होंने यहाँ लोगों से कंफर्म किया है कि ये बात सही है। और जुल्फ़ी बुखारी को जनरल आसिम मुनीर ने कॉल किया था जब जून 2019 में उन्हें हटाया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं फ़र्स्ट लेडी से मिलना चाहता हूँ, क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि उस वक्त जनरल आसिम मुनीर को जिस तरह से इमरान खान ने समरीली हटाया, वो जनरल आसिम मुनीर के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था, उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, उनके लिए वो बड़ा पेनफुल था। वो चाहते ये थे कि उनको कोई एक मौका मिले कि मैं अस्पताल चला जाऊं बीमार होके, अस्पताल के बाद फिर ये कहें कि बीमारी लंबी हो गई है, सर्जरी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इमरान खान ने और फॉर्मर फर्स्ट लेडी ने उनको वो अपॉर्चुनिटी उस मौके पे प्रोवाइड नहीं की। कम से कम इस किस्म की बातें मैं मुसलसल सुनता चला आया हूँ। तो इमरान खान ने चूँकि इसकी तरफ इशारा इसी हफ्ते में किया है, 15 जुलाई को इसका इशारा किया है, फिर ख़बर बनी है, उसको फिर सोशल मीडिया पे बहुत डिस्कस किया गया है, तो ये भी अजीब हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि वहाँ 15 तारीख को ये बात होती है और 17 तारीख के दिन में आप देखते हैं कि बुशरा मानिका के साहिबजादे जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, गोली चल जाती है। इन्हीं 48 घंटों में बुशरा मानिका के साहिबजादे ने अपने एक मुलाजिम के ऊपर बंदूक तालनी थी और गोली चला देनी थी। तो बात भी थोड़ी सी अजीब लगती है। इस पर ज़रा गौर कीजिए कि इतना ज़्यादा कोइंसिडेंसेस जो हैं असल लाइफ में तो होते नहीं हैं। पाकिस्तान में बहरहाल हो सकते हैं कि कोइंसिडेंसेस हुए। तो यहाँ पर एक एलिमेंट ब्लैकमेल का भी है कि अगर इमरान खान के लिए बुशरा बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर बुशरा के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूँ आप इमरान खान को एक ज़हनी प्रेशर में लेकर आ रहे हैं। अब मैं आऊँ उस तीसरी डेवलपमेंट में जिसके अंदर वंस अगेन बहुत सी चीज़ें जो हैं रिलेटेड हैं, और वो सैलाब की, फ्लड्स की सिचुएशन है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार आते हैं जो यूजली कंजर्वेटिव रिपोर्टिंग करते हैं और चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाशिया निगारी करके बढ़ाते चढ़ाते नहीं हैं। उन्होंने ये बताया कि कम से कम 60 लोग जो हैं पंजाब में जाम बहक हुए हैं सैलाब की तबाहकारी के नतीजे में, और पिंडी के इलाके में भी बहुत ज़्यादा तबाहकारी जो है वो सैलाब की हुई। अब ये एक हकीकत है, हम चंद दिन पहले देख चुके हैं कि कैसे अमेरिका जैसे इंतहाई डेवलप्ड सुपर स्ट्रक्चर में सेंट्रल टेक्सास में, जो एक बहुत अमीर अमेरिका की रियासत है, बाकी रियासतों के मुकाबले में मुझे टेक्सास में रहने का बहुत मौका मिला, ट्रैवल करने का मौका मिला, वहाँ पर भी जब ग्वाडालूपे रिवर जो है वो सडनली एक क्लाउड बर्स्ट होता है, उसके अंदर पानी बहुत तेज़ी से राइज करता है। तो अब तक मैंने जो देखा है कि 134 कन्फर्म डेथ्स हैं, मज़ीद लोग अभी भी मिसिंग हैं, और ये डेथ्स हो सकता है 150 160 तक जो चली जाएँ। और लेकिन वहाँ पर उसके इफेक्ट्स ये भी हैं कि जो ग्वाडालूपे रिवर है वो 4 घंटों में रात को उसका जो सतह है, उसका जो लेवल था वो 7 फुट से 28 या 29 फुट तक राइज हुआ, यानी 21 कहते हैं कि 21-22 फुट उसकी सतह में इजाफा हुआ बिकॉज ऑफ हैवी रेन जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ। इसी तरह से 14 और 15 जुलाई को, ख़ास करके 14 जुलाई को न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर बहुत मैसिव क्लाउड बर्स्ट हुआ, बहुत ऐसी शदीद बारिश हुई कि कहते हैं कि 14 जुलाई को सिर्फ 2 घंटों में इतनी बारिश पड़ी जितनी 1908 के बाद, यानी 117 बरस के बाद ये सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल था। तो क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, हैवी रेन्स हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इस हद तक जब चीफ़ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और उनकी हुकूमत के कहते हैं कि ये एक नागहानी आफत है, बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ी अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल हुआ है, तो किसी हद तक उनके पास एक पॉइंट है। बट दिस बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बट ये है कि टेक्सास के अंदर हर किस्म का इंसान जो है वो उसके निशाने में आया है। वहाँ जब जो कैंप मिस्टिक है, ये मिस्टिक कैंप है, कैंप मिस्टिक पे तमाम अमीर लोगों की लड़कियाँ, इवन कांग्रेसमैन सेनेटर्स की लड़कियाँ भी वहाँ पर थीं। टेक्सास में गरीब, बेहाल, होमलेस लोग जो हैं वो फ्लड का निशाना नहीं बने, हर किस्म के लोग उसका निशाना बने हैं।
मतलब इक्वालिटी थी मिजरी की। पाकिस्तान में निशाना बनते हैं गरीब लोग, बेहाल लोग, जिनके पास जो होमलेस लोग होते हैं, जो दरियाओं के और नदियों के किनारों के ऊपर रह रहे होते हैं। इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस मैं अभी मज़ीद आपके सामने क्लियर करता हूँ। न्यूयॉर्क के अंदर जो मैसिव फ्लड्स आई हैं, पूरा न्यूयॉर्क की अगर किसी ने अमेरिका में ख़ास करके इमेजेस देखे होंगे, लगता था पूरा शहर ही डूब गया है। वहाँ पर कोई डेथ नहीं हुई। नेबरिंग जो स्टेट है छोटी सी न्यू जर्सी, वहाँ पे 2 लोगों की डेथ उस वक्त हुई है जब फ्लड वाटर के अंदर उनकी गाड़ी बह के दरिया की तरफ जो है वो चली गई है, और ये गुज़िश्ता 2-3 दिन में ये चीज़ हुई है। अब पाकिस्तान की सारी कहानी बड़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो हैं वो भी बड़ी मुख्तलिफ नेचर के हैं। पाकिस्तान में हर साल ही फ्लड आता है। अगर हर साल फ्लड नहीं आए तो 1-2 साल के बाद आ जाता है। 1990 के 80 में भी फ्लड आ रहे थे, 1990 में भी फ्लड आ रहे थे, 2002 में भी फ्लड आ रहा था, 2005 में भी फ्लड आ रहा था। फ्लड नहीं तो अर्थक्वेक आ जाता है, उसमें भी सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जो हैं वो जान बहक हो जाते हैं। और पाकिस्तान में 2009 में भी बहुत बड़ा फ्लड आया था। और जब भी पाकिस्तान में फ्लड्स आते हैं तो उसके बाद हुकूमतें, उमरा, मीडिया, ब्यूरोक्रेसीज़ जो हैं वो उसको कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से एक नागहानी आफत थी। अब ठीक है, फैशन हो गया कि आप क्लाइमेट चेंज की और क्लाउड बर्स्ट की, ये हैवी रेन्स की बात करते हैं, अमेरिका का रेफरेंस ठोक देते हैं, न्यूयॉर्क का, टेक्सास का ठोक देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये क्लाइमेट चेंज से बहुत पहले भी यही सूरत हाल थी। चेंज और नो चेंज सूरत हाल यही थी। पाकिस्तान ने आज तक, और ये सिर्फ मरियम नवाज़ या पंजाब की मौजूदा हुकूमत या शरीफ जरदारी का इशू नहीं है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने और हुकूमतों ने कोई वेल थॉट आउट प्लान डेवलप ही नहीं किया है। सैलाब की तबाहकारी का मुकाबला करने के लिए कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया, कोई अगर कोई प्लान है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। सब ज़बानी बातें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जो की जाती हैं। पंजाब में शदीद ज़रूरत है कि मुख्तलिफ़ मकामात पे दर्जनों, अगर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों छोटे छोटे डैम्स, रेजरवॉयर्स, कैनाल्स, डिफरेंट किस्म के ऑब्स्टिकल क्रिएट की जाएँ, और जो लोग दरियाओं और नदियों के किनारे रहते हैं या तो उनको वहाँ से पीछे हटाया जाए या उनकी एम्बैंकमेंट्स रेज़ की जाएँ, उनको प्रॉपर किस्म की कॉलोनीज़ दी जाएँ, और लोगों की कॉन्शियसनेस, अवेयर और शऊर को बढ़ाया जाए उन ख़तरात के हवाले से जो कि उन्हें दरपेश हैं। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल शऊर जो है वो सबसे बड़ी हिफाजत है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है किसी भी इंसान की। और उसके लिए जो जेन्युइन डेमोक्रेसी है, उसका जो रोल है, मीडिया का रोल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान के केस में डबल ट्रेजेडी ये है कि जो पानी आता है, जो इस वक्त बह रहा है और समुद्रों की तरफ अल्टीमेटली चला जाता है, ये पानी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पाकिस्तान जो है वो एक ग्लोबली स्पीकिंग वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रेस्ड, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा वाटर स्टार्व्ड, जिनमें पानी की शदीद कमी है, उन ममालिक में, उन रीजन्स में पाकिस्तान का शुमार होता है। और अब पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों के दरमियान में हर दफ़ा लोगों को लगता है एक तरह से जंग शुरू हो चुकी है पानी के मसले में हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में। पाकिस्तान में फिर एक और मसला ये है कि पाकिस्तान में बिल्डिंग कोड जो है उसकी कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इमरान खान के ज़माने में जब फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO को कराची के जो सैलाब थे उसका मुकाबला करने के लिए बुलाया गया, तो उस वक्त की बात पता चली थी कि एक तो उसके जो ड्रेनेज नाले थे वो कचरे से बंद थे, उसके अलावा जो बिल्डिंग कोड था वो इस किस्म का था कि जगह जगह ऐसी बिल्डिंग्स बना दी गई जिसके नतीजे में जो फ्लड वाटर होता है, क्योंकि कराची बजाते खुद बहुत बड़ा शहर है, तो फ्लड वाटर की सारी ड्रेनेज रुक जाती थी और शहर पानी में डूब जाता था। चंद दिन पहले जब रिवर सवात के अंदर आपने देखा कि किस तरह इंतहाई बेहिस्सी, बेदर्दी और एक खौफनाक सीन था जब एक सियालकोट से पंजाब से आई हुई पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वहाँ डूब के जहाँ बहक होता है, तो वहाँ पर भी बात समझ आई कि रिवर सवात के अंदर उसकी एम्बैंकमेंट्स के ऊपर होटल, रेस्टोरेंट, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जिससे दरिया का बहाव, उसका फ़्लो, उसका कैरेक्टर, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया। तो बिल्डिंग कोड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की इसमें चीज़ है। सो पाकिस्तान का प्रॉब्लम मरियम नवाज़ का या पंजाब की मौजूदा हुकूमत या शरीफ सरदारी का नहीं है, ये पाकिस्तान की मेंटेलिटी का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास का, टॉप डिसीजन मेकिंग क्लास का, पाकिस्तान के मीडिया का, पाकिस्तान की एलीट क्लास का। बिकॉज उनके अंदर बेहिस्सी है, एलिटिज़म है, वो इनसेंसिटिव हैं और मरने वाले अमूमन गरीब और बेचारा किस्म के लोग होते हैं। ये सेंट्रल टेक्सास वाला फ्लड नहीं है जहाँ अमीर भी उसकी ज़द में आते हैं। पाकिस्तान का फ्लड गरीब लोगों को इफ़ेक्ट करता है, इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो इसके बारे में कोई प्लान और लाहेअमल नहीं बना सकती। यहाँ पर आपको समझ आती है, अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की इसके हवाले से रिपोर्ट्स पढ़ें, जेन्युइन डेमोक्रेसी जो होती, जैसे हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में, केरला में फॉर एग्जांपल, जेन्युइन डेमोक्रेसी एक आम आदमी को एम्पावर करती है, एक आम आदमी की हिफाजत, उसका मुस्तकबिल, उसके बच्चे, उसके घर वाले जो हैं वो एलीट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एलीट वहाँ भी होते हैं
लेकिन एलीट को डेमोक्रेसी कंपेल करती है कि वो एक आम आदमी के हकूक़, उसकी ज़िंदगी, उसका फ्यूचर, उसके मुस्तकबिल का ख्याल रखे। पाकिस्तान में इस चीज़ की शदीद कमी है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।